हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। 2021 के एमटीएस के पेपर में हम लोग 12 जुलाई का पेपर कर रहे हैं और 12 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं आफ्टरनून शिफ्ट वाला पेपर। तो ये हमारा सेट नंबर 17 होगा। 16 सेट हम लोग अब तक कर चुके हैं। तो जैसा कि पहले आप करते थे, पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए डिस्कशन करके देखते हैं कि पीडीएफ में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और जो गलत हुए थे वो क्यों गलत हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और आपकी डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो वर्ड क्या दिया हुआ है, अ कीपर आर कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम। म्यूजियम जानते हैं संग्रहालय। तो जो संग्रहालय का इंचार्ज होता है, जो उसका कस्टोडियन होता है, जो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। ठीक है, इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम के संग्रहालय के इंचार्ज को हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 4। बाकी क्या है, मास्टर आपको पता ही है, मालिक होता है, डेवलपर जो डेवलप करता है, क्रिएटर मतलब जो किसी चीज़ को की संरचना करता है, उसका निर्माण करता है। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारा एक इसी पर वीडियो पड़ा होगा चैनल पर, प्रोफेशंस करके। ठीक है, इसके पहले भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका इस बारे में कि प्रोफेशंस करके शायद 2 वॉल्यूम में होगा, एक वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, क्यूरेटर और जो वर्ड्स होते हैं इस तरह के रस्सी पे चलने वाले, इन सब पे बहुत सारे वर्ड हैं। तो उसको आप ढूंढ लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, फिर इस तरह के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साइनोनियम पूछा है भैया, सॉरी एंटोनियम पूछा है यार, एंटोनियम, और वो भी अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है। तो सेंटेंस को पढ़ के देखो, द लिस्ट इंक्लूडेड मेनी मंडेन रूटीन टास्क्स। तो मंडेन का मतलब जानते हो यहाँ क्या होता है? मंडेन का यहाँ मतलब हो जाता है सांसारिक, वर्ल्डली। ठीक है ना, तो वर्ल्डली का मतलब क्या हुआ, सांसारिक हो गया, जिसको आप कह सकते हो टेम्पोरल। तो ये साइनोनियम हो जाएगा, टेम्पोरल। स्टैंडर्ड रूटीन टास्क, अब देखो सांसारिक का अपोजिट आपको बताना है, सांसारिक, वर्ल्डली, या टेम्पोरल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो इसका अपोजिट होगा नहीं, और कस्टमरी का मतलब जो हमारा रोज़ रोज़ का काम होता है, तो रोज़ रोज़ का होगा तो वही सांसारिक ही होगा। तो आ जाओ एक्सेप्शनल पर। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, जो हमारा रोज़मर्रा का नहीं होता है, जो डेली रूटीन वाला नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल हो जाएगा। अच्छा, जो मंडेन होगा, मंडेन हमारा डेली रूटीन, देखो वर्ल्डली है तो डेली रूटीन वाला होगा, और जो डेली रूटीन वाला नहीं होगा वो क्या होगा, फिर एक्सेप्शनल होगा। तो ये आपका आंसर हुआ फिर से चौथा नंबर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ये दिया हुआ है आपका इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, अंडरलाइन तो किया ही है, लेकिन अंडरलाइन से बहुत सारी शंकाएँ पैदा होती हैं। आजकल साइनोनिम एंटोनिम भी अंडरलाइन करके पूछ ले रहे हैं और इडियम भी अंडरलाइन करके पूछ ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो अंडरलाइन से एक ही मतलब मत निकालना। देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। तो इम्प्रूवमेंट का है। सेंटेंस देखो, लिखा है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर, कोई फूल है उसकी स्मेल, मेक मी फेल्ट डिजी। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को कभी किसी वीडियो में बताई थी कि जो मेक लिखा होता है, मेक है, लेट है, ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं। मेक होता है और एक होता है लेट होता है। इन सब के बाद जब कोई यहाँ पर्सन आता है, मेक के बाद कोई पर्सन आएगा, कोई पर्सन मतलब हम somebody लिख दे रहे हैं, SB मतलब somebody समझ जाना। इसके बाद क्या लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, टू वगैरह नहीं लगता इसके साथ में। ठीक, फिर से देख लो, मेक और लेट ये 2 वर्ब हैं। मेक और लेट के बाद कोई पर्सन आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ लिखा है मेक, तो मेक मी के बाद ये फेल्ट नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, फील होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो मेक लगा है किसके लिए लगा हुआ है, स्मेल के लिए लगा हुआ है। और स्मेल क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो मेक क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो ये मेक भी एक्चुअली गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेक में एस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेक्स मी फील डिजी, इतना आपका आंसर बनेगा। तो मेकिंग नहीं बनेगा, मेक्स बनेगा। ये मेक्स होगा और ये फील लगेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला होगा। क्लियर होगी बात। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये साइनोनिम बताना है आपको। किसका साइनोनिम है, हर्डल का साइनोनिम बताना है। हर्डल का मतलब क्या होता है ना, हर्डल का मतलब होता है बाधा या रुकावट किसी काम में। इसके और वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, तो इसके और वर्ड हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, एक वर्ड क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। एक वर्ड इसका और आ जाता है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। और एक वर्ड आ सकता है हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट हो गया। रैक, RACK, एक ये होता है, रैक मतलब भी होता है बाधा, ठीक है। तो एक होता है बॉटल नेक, बॉटल समझ लो, बॉटल ये हो गया, और नेक बॉटल की गर्दन हो गई, ये भी आप बाधा के लिए यूज करते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड मिलता है। तो साइनोनियम में प्रोग्रेस, देखो प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो गया। बाधा का अपोजिट क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया। इम्पेडिमेंट साइनोनिम हो गया। एसेसरी में सहायक हो जाएगा, तो सहायक क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ऐड माने सहायता, ये भी एंटोनिम हो जाएगी। तो देख लो इसमें पहला, तीसरा और चौथा एंटोनिम है और दूसरा वाला साइनोनिम है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 2 वाला मैंने भी लिखा था, इम्पेडिमेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ क्या रहे हैं, आपको यहाँ देख के लग रहा होगा ना कि ये नो एरर का क्वेश्चन है। आ जाओ यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम जर्मनी मतलब जर्मनी के अलावा। एक बात फिक्स रखना, अपार्ट के बाद हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है, बाय द वे कभी पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, तो जर्मनी के अलावा, ये मतलब होता है ना के अलावा, जर्मनी के अलावा दे आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया। तो कुछ लोग कहीं घूमने गए हैं, वो जर्मनी भी घूमे और इटली भी घूमे, ऑस्ट्रिया भी घूमे ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। इट्स किसके लिए लगा हुआ है, जो लोग घूमने गए हैं। तो ये कौन है जो लोग घूमने गए हैं, वो लोग हैं दे। तो दे के लिए आप क्या लगाएंगे, दे के लिए इट्स लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा ये। तो दे के लिए क्या लगाना चाहिए, देयर लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला दे तो क्लियर है, फिर कौन वाला दे गलत है, ये वाला इट्स गलत है। तो यहाँ इट्स की जगह क्या होना चाहिए था, ड्यूरिंग देयर बिजनेस ट्रिप। तो आंसर कौन सा हुआ, 2 वाला हो गया। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है, अंडरलाइन किया है, ये देखो इम्प्रूवमेंट करने को पूछ रहे हैं। पढ़ो, सस्पेंड ऑल द एम्प्लॉयज। भैया तो बड़ा खतरनाक निर्णय हो गया, सारे एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दो। विच हैज़ बीन कमिंग लेट, जो देर से आते हैं, जो देर से आ रहे हैं। तो पहली बात ये विच किसके लिए लगा है, एम्प्लॉयज के लिए, और एम्प्लॉयज ह्यूमन बीइंग है, एनिमल नहीं है, तो ये विच नहीं होगा। पहली बात इसके लिए हु लगेगा। दूसरी बात, ये हैज किसके लिए लगा है, हु के लिए, हु किसके लिए लगा, एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज अगर प्लूरल है तो हु भी प्लूरल होगा, और हैज नहीं होगा, अब क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। अब ठीक होगा, तो हु हैव बीन होगा, ठीक है। कौन होगा, हु हैव बीन कमिंग, ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखो हैड के साथ केम लिखा हुआ है, तो भैया हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, कम हो जाता, ठीक है। दैट के बाद वाज लगाओगे, फिर बात बताएंगे वाज बीन कमिंग, भैया वाज के साथ बीन लगता नहीं है, ठीक है। जब वाज लग गया तो उसमें फिर अब बीन लगाने की जरूरत नहीं, बीइंग भले लग जाए, वो भी पैसिव में लगती है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये तो गलत ऑलरेडी था ही। आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये किसका है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। ये देखो वन वर्ड लिखा हुआ है, मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए। एनी अवार्ड, कोई पुरस्कार है, कोई सम्मान है, कोई ऑनर है, या कोई लॉडेटरी नोटिस है, ठीक है। लॉडेटरी मतलब क्या हुआ, प्रशंसात्मक। लॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, प्रशंसा करना, क्लियर हो गई। कोई लॉडेटरी नोटिस है, आपकी तारीफ में, आपकी प्रशंसा में कोई नोटिस वगैरह आई है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है जी। अगर यहाँ आई लगा होता, ये जहाँ ई है, यहाँ अगर आई होता तो मैं मान लेता इसको तारीफ के लिए, फिलहाल ये होगा नहीं। डील ये है नहीं, स्टैचू ये है नहीं, एकोलेट होता है। एक्चुअली एकोलेट का मतलब भी होता है ऑनर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अवार्ड, ऑनर या लॉडेटरी नोटिस के रूप में मिला है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे,
एक्कोलेट, तो चारों क्या हो गए, साइनोनीम हो गए एक दूसरे के। अवार्ड भी और ऑनर भी ये सब साइनोनीम है, तो उसको आप एक्कोलेट को भी उसी का साइनोनीम समझिएगा। अवार्ड का ऑनर का साइनोनीम है एक्कोलेट। फिर आंसर कौन सा हुआ, चौथा वाला हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और 8वां क्वेश्चन किस पर है, देखो ये फिलर का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सेंटेंस लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं। थिंकिंग ऑफ टैलेंट एज इन्नेट। अब देखो कुछ लोग टैलेंट को इन्नेट मानते हैं। इन्नेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात वंशानुगत पैदाइशी बच्चों को मिलता है। तो कुछ टैलेंट मिलते ही हैं, आनुवंशिक रूप से आते हैं। देखो कुछ जो हम लोग सीखते हैं, जो हमारे टैलेंट होते हैं, कुछ तो हेरेडिटरी होते हैं, हमारे डीएनए में आते हैं, आनुवंशिक गुणों के रूप में आते हैं। और कुछ हम समाज से सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करके अपने वातावरण से सीखते हैं। तो जो हम सीखते हैं वो दो तरह का होता है, एक आनुवंशिक और एक क्या होता है, अधिग्रहण से हम लोग सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं। ठीक है, तो वही बात इन्होंने कही है कि वो चीज़ें जब मतलब ये विचारधारा, ये मानना कि जो टैलेंट है वो जन्मजात होता है, तो ये धारणा क्या करती है, मेक्स आवर वर्ल्ड मोर मैनेजेबल। इससे हमारी दुनिया बहुत मैनेजेबल हो जाती है, मोर कंफर्टेबल हो जाती है। और ये हमको राहत देती है, किसी भी पर्सन को राहत देती है, पर्सन ऑफ द डैश ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो जो लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन के डैश चीज़ से हमको राहत देती है। अब आप पूरा सेंटेंस को फिर से समझिए। ये विचारधारा या ये थिंकिंग, ये थॉट कि टैलेंट जन्मजात होता है, आनुवंशिक होता है, ये हमको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की बहुत सारी चीज़ों से राहत दिला देती है। तो उम्मीदों के बोझ से राहत दिला देगी, क्योंकि भाई अगर जन्मजात टैलेंट है तो हम क्या करें, हमको आनुवंशिक रूप से नहीं मिला तो हम क्या करें। तो एक्सपेक्टेशन के बोझ से आपको राहत दिलाएगी, तो क्या हो गया, बर्डन हो जाएगा। तो जन्मजात देखो ब्लेसिंग से राहत थोड़े दिलाएगी, देखो यहाँ लिखा है रिलीव्स। रिलीव के बाद किस चीज़ से राहत दिलाएगी, तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी ना, किसी पॉजिटिव चीज़ से थोड़े ना राहत दिलाना। रिलीव होता है राहत देना, तो अच्छी चीज़ से राहत नहीं दी जाती, किसी ख़राब चीज़ से राहत दी जाती है। तो हमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड चाहिए। ब्लेसिंग पॉजिटिव हो जाएगा तो लगेगा नहीं, असिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, लगे नहीं, कंपेंसेशन पॉजिटिव हो जाएगा, लगेगा नहीं। यही बर्डन ही तो निगेटिव नेचर का वर्ड है, तो बर्डन से ही राहत दिलाओगे, कंपेंसेशन से, असिस्टेंस या ब्लेसिंग से थोड़े ना राहत दिलानी है। इस लिहाज से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एंटोनिम बताना है आपको। तो वर्ड दिया है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, भड़काना, उकसाना, इंसाइट करना। ठीक है ना, क्या हो गया, भड़काना। एजिटेटर होते हैं ना जो हड़ताल वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं एजिटेटर या एजिटेट बना। एजिटेट मतलब भड़काना या उकसाना, इंसाइट करना। अब आप ऐसे लिख दे, 2-3 वर्ड लिख दे रहा हूँ आपको। इंसाइट करना हो जाता है, प्रोवोक करना हो जाता है, ठीक है, इंस्टिगेट करना हो सकता है, एक और वर्ड होता है इंस्टिगेट करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं जी, बताते तो रहते हैं, आप लोग नोट कर लिया करिए। तो ये उकसाना भड़काना हो गया। तो अब देखो यहाँ ब्लेम करना होगा क्या, ब्लेम करना तो नहीं होगा, अपोजिट में ब्लेम करोगे तो उकसाओगे ही उकसाओगे, तो करीब करीब साइनोनियम है। स्ट्राइक करना ये भी है, तोड़ फोड़ ही मचाना होता है। एजिटेट करना तो ये मतलब एजिटेट करना और स्ट्राइक करना, हड़ताल करना तो एक ही है ना, धरना प्रदर्शन। डिस्ट्रेस मतलब निराश करना होगा, तो ये भी वो सिमिलर ही हो जाएगा, करीब करीब, या इसको नॉट रिलेटेड कर लो। सूद का मतलब होता है राहत देना, जो सिचुएशन है उससे अगर आपको कुछ राहत मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ, चौथा वाला। आज इत्तफाकन नंबर 4 बहुत ज़्यादा सही हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन किस चीज़ का है, देख के लग रहा है कि ये क्या है, एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढो। बट दिस इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या हुआ, नश्वरता। इन्होंने कहा कि ये जो नश्वरता है, विल हैव परचेज्ड, नश्वरता ने खरीदा होगा, एट द प्राइस ऑफ हिज इमॉर्टल पार्ट। अब ये एक बात बताओ हमें कि इन इमॉर्टलिटी ने खरीदा होगा कि इमॉर्टलिटी खरीदी गई होगी। ये पर विल है परचेज्ड वर्ब है,
और ये इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। अब आप बताओ कि क्या इस काम को इसी ने किया है? खरीदने का काम क्या इमॉर्टलिटी ने किया है या इमॉर्टलिटी को खरीदा गया होगा? तो ये सब्जेक्ट तो है, जो इमॉर्टलिटी है वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये डूअर नहीं है। डूअर नहीं होने का मतलब हुआ कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को समझो, अगर हमारा सब्जेक्ट इस काम को किया नहीं है, ये जो काम किया गया है अगर इसने नहीं किया है, भले ही ये सब्जेक्ट है लेकिन इसने नहीं किया है इस काम को, तो हमारा सेंटेंस पैसिव में होता है। और इमॉर्टलिटी ने नहीं खरीदा है, इमॉर्टलिटी को खरीदा गया होगा, तो सेंटेंस पैसिव में होगा। मतलब ये बात डिसाइड हुई कि ये वर्ब किस में होनी चाहिए थी, पैसिव वॉइस में। तो विल के साथ हैव नहीं लगेगा, तब क्या होगा, विल बी परचेज्ड होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो विल बी परचेज्ड, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन गलत हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। करेक्टली स्पेल्ट बताना है। करेक्टली स्पेल्ट में टेंडेंसी की पहले ही वाली स्पेलिंग सही है, ये एकदम करेक्ट है। 10 होना चाहिए पहले, TEN, फिर डेन होना चाहिए, DEN, फिर क्या होगा, CY होगा। ठीक है, 10 डेन C। ठीक, तो पहला वाला आंसर हुआ। आगे आ जाओ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ये फिलर का क्वेश्चन है। फिलर के क्वेश्चन में सेंटेंस पढ़ो। एज ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट से होकर के जा रहा था। ऑन एंड डैश, किस पर जा रहा था, अब ये कोई काम होगा। दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात है। तो ही सा अ वुमेन विद कैट अंडर हर आर्म। ठीक है, तो वो किसी काम से, यहाँ उसका काम लिखना है, किस काम से वो जा रहा था सुबह सुबह। तो ऑन एन ऑब्जेक्शन, कि ऑब्जेक्शन के काम से जा रहा है, ये तो कोई काम नहीं हुआ। एनकेसमेंट, तो इनकेसमेंट ये भी कोई काम नहीं हुआ जी। एरांड, ये एक कार्य है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, सुधार होगा, तो ये भी कोई काम, ये काम है तो, लेकिन वह काम के कहीं जा रहा तो अमेंडमेंट वहाँ थोड़े ना होता है भाई, रास्ते में। एनकेनमेंट ये कोई काम नहीं है एक्चुअली, इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो घर वगैरह में झालर वगैरह लगी होती है वो होता है। तो ये झालर का कोई काम नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं लग सकता। एरांड का मतलब क्या होता है, दूत कर्म। दूत कर्म समझ रहे हो, दूत कर्म, दूत का काम होता है किसी को कोई मैसेज पहुंचाते हो, तो जिसको मैसेंजर समझते हो अपना, वही मैसेंजर का काम करने जा रहा था वो। तो ये आपका लग सकता है, एरांड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक काम है, इस काम से कहीं आदमी जाता है। ठीक, और अमेंडमेंट वाले काम से कहीं जाना ही नहीं है। झालर में कोई मतलब भी जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्शन का काम नहीं है। एरांड लगेगा, दूत कर्म से कहीं जा रहा था। तो ये वर्ड का खेल था, वहाँ कोई ग्रामर नहीं लग रही थी, केवल शब्दों का खेल था। ठीक है, अगला फिर किसका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। समथिंग हैपनिंग इन 3 years। अच्छा, एक बात आपको बताएं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रूट वर्ड डाला था, मतलब आपको रूट बेस्ड वोकैब समझाई थी। उसमें एक रूट मैंने डाला था जिसमें था इनियल। ठीक, शायद आप लोगों ने देखा हो, शायद ना देखा हो। इनियल पर हमने बहुत सारे वर्ड बना के डाले थे और सिखाया था कि इनियल लगा करके कैसे वर्ड बनाते हैं। वही क्वेश्चन देखो आ चुका है। ठीक है, जब किसी में इनियल लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हैपनिंग वंस इन डैश ईयर्स, यही है ना, हैपनिंग वंस, यही है, हैपनिंग वंस इन डैश ईयर्स, इतने सालों में होता है जो, तो ये इनियल लगा हुआ है। एनुअल क्या होगा, 1 साल में होगा, 1 ईयर में होगा। ठीक है, ट्राइनियल का मतलब क्या होगा, जो 3 ईयर्स में एक बार होता है। बाइनियल का मतलब क्या हुआ, जो 2 ईयर्स में एक बार होता है। मिलेनियल का मतलब क्या होगा, जो 1000, मिली मतलब 1000 होता है ना, जो 1000 ईयर में, 1000 ईयर्स में एक बार जो घटना घटित होती है उसको हम क्या कहेंगे, मिलेनियल। 2 साल में एक बार होती है बाइनियल। ट्राइएनियल होगा जो घटना 3 साल में होती है, तो यही 3 ईयर्स का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ट्राइएनियल आपका आंसर हो गया। कोई ऐसा फिनोमेना जो हर 3 साल में एक बार होता है, दैट विल बी कॉल्ड ट्राइएनियल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, दिया हुआ है करेक्टली स्पेल्ड। अब की बार हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला देखना है, पिछला वाला भी करेक्ट स्पेलिंग क्या ही पूछा था। तो जूरिस्प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंस मतलब समझदारी होता है, बुद्धिमानी होता है। ये प्रू हो गया
और डेंस हो गया, याद रखना DENCE होगा, ठीक, पहली बात DENCE होगा, तो ये तो गलत हो गया और ये गलत हो गया, बचे 2। अब आएगा इम्प्रूडेंस, तो इम इसी के पहले क्या लगा दो, इम लगा दो, इम्प्रूडेंस हो गया, तो डी के बाद ई लगाना है, ध्यान रखना, यहाँ डी के बाद ए लगा हुआ है तो ये गलत हुआ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन इम्प्रूडेंस, ठीक है, ये सही होगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फिलर का क्वेश्चन है। फिर आ जाओ, वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज, हम एक संतरा बेच रहे हैं, आगे लिखा है डैश रुपीज 10, बट नो बडी इज़ रेडी टू बाई इट, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि हम 10 रुपये में एक संतरा बेच रहे हैं पर कोई खरीद नहीं रहा, तो ये क्या बता रहे हो बताओ, रेट या प्राइस? यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, रेट या प्राइस बता रहे हैं। हम 10 रुपये में एक संतरा बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। अगर रेट होता तो एट लगता, ठीक है, और अगर प्राइस बता रहे हो तो क्या लगता है, फार लगता है, ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ हमें ऑप्शन ऐड का है नहीं, ठीक। अगर आपको लग भी रहा हो कि रेट है तो आपको ऐड नहीं कहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप रेट को तो खारिज कर दो। अब बचा प्राइस, अब ये प्राइस मान करके चलते हैं, तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ फार लगा देंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, अंडरलाइन किया हुआ है और पूछ रहे हैं इसमें कि आप ये इडियम है और उसका मतलब बताओ। क्या है ये, एक इडियम है और उसका मतलब बताओ। तो एक बार हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। आई हैड नेवर सीन हिम लॉस हिज टेम्पर, मैंने उसे कभी नहीं देखा टेम्पर खोते हुए। टेम्पर मतलब समझ में आ गया ना, गुस्सा होते हुए, लॉस टेम्पर मतलब गुस्सा होना। एंड ही गवर्नड आवर कंपनी, वो हमारी कंपनी को चलाता है। यहाँ गवर्न मतलब कंट्रोल करना। विद एन आयरन हैंड, विद एन आयरन हैंड का मतलब यही है मुहावरा, वो हमारी कंपनी को लोहे के हाथ से चलाता है। अब लोहे के हाथ से चलाने का मतलब हो गया ना स्ट्रिक्टली, कैसे, स्ट्रिक्टली चलाता है वो, कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोता है, लेकिन कंपनी को कैसे चलाता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली चलाता है। तो ये होगा स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, बहुत सख्ती के साथ चलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एरर का क्वेश्चन है। फिर स्टेटमेंट को ऊपर कर देते हैं, देखो यहाँ एरर लिखा हुआ है, पढ़ो। रेजिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स, जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो कहीं के निवासी होते हैं, उन्हें अपनी एक आंख, एक निगाह स्ट्रेंजर्स पर रखनी चाहिए। कौन से स्ट्रेंजर्स, जो एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज, एक्टिंग सस्पेक्टिंग नहीं होगा, एक्टिंग सस्पिशियस, जो लोग संदेहजनक हरकतें करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिंग सस्पिशियस या एक्टिंग सस्पिशियसली, ऐसे कुछ वर्ड आना चाहिए था, यहाँ एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहिए था, तो सस्पिशियस, ये सस्पेक्टिंग गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो फिर आपका आंसर कौन सा हुआ, 4 वाला हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या है, वही नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। होगा ज़रूरत तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या करना है। व्हेन अ प्लास्टिक कम इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या चुंबकत्व वगैरह या मैग्नेटिज्म वाला एक पढ़ा होगा टॉपिक, मुझे बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं है इस समय टॉपिक का नाम क्या था। हाँ, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो हमको पढ़ाते थे 6, 7, 8 में, उन्होंने ये बात प्रैक्टिकली दिखाई थी। कंघी ला के सूखे बालों में रगड़ के, और वो पन्ने का मतलब कागज़, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे, तो कंघी, जब उन्होंने एक बच्चे जिससे तेल वेल नहीं लगा था, सूखे बाल थे, उसके बालों में कंघी थोड़ी देर रगड़ी और कंघी कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए, तो वो उठ जा रहे थे कागज़ के टुकड़े। तो हम लोगों को उस समय बहुत बड़ा जादू लग रहा था ये, ठीक है। तो ये फिजिक्स का नियम है कि जब आप किसी प्लास्टिक कम्ब को सूखे ड्राई एयर में रगड़ते हैं तो दे अक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज, तो उनमें एक स्टैटिक चार्ज आ जाता है, मतलब वो चार्ज हो जाती है कंघी, ठीक है। अब इसके चक्कर में आप मोबाइल न रगड़ने लगिएगा कि चार्ज कर ले लो बैटरी थोड़ी सी।
ठीक है। तो दे किसके लिए लगा, हमारा एरर का काम है यार, चलो एरर करते हैं, क्या करेंगे ये तो करके। दे लिखा हुआ है, दे किसके लिए लगा है, कंघी चार्ज हो जाती है ना, कौन सी चार्ज हो जाएगी, कंघी चार्ज होगा। ये तो पहले तो ये दे गलत हो जाएगा, कंघी के लिए क्या लगाओगे, इट लगाओगे। दूसरी बात अक्वायर्ड नहीं होगा, फिजिक्स का नियम है ये, और जो फिजिक्स के रूल वगैरह होते हैं ना वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। फिजिक्स क्या, दुनिया का कोई भी रूल होगा, जो रूल कभी चेंज नहीं होता वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो अक्वायर्ड की जगह क्या होगा, अक्वायर्स होगा। ठीक, मेन चीज़ यहाँ आ जाओ। तो कंघी के लिए इट लगाओगे, दे नहीं लगाओगे, और टेंस जो है अक्वायर्ड ना होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का अक्वायर्स होगा, इट अक्वायर्स। तो यहाँ पे अक्वायर्ड लिखा है, गलत हुआ है, इट अक्वायर्स यहाँ पे ठीक है दूसरा वाला। दे तो मैंने कहा ही था गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला हो जाएगा। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है लेकिन इडियम है ये। तो बताओ, कम रेन और साइन, कम रेन और साइन आई विल गो टू पेरिस टुमारो। तो मतलब कम रेन और साइन का मतलब हुआ चाहे बारिश हो और चाहे धूप हो, मतलब चाहे आग बरसे चाहे पाला पड़े। ठीक है, हम आई विल गो टू पेरिस, हम पेरिस कल जरूर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जो हो जाए। तो एट द लास्ट मोमेंट नो व्हाट एवर हैपेंस, यस यही होगा। टू डिसाइड लेटर, ये सब कोई मतलब नहीं, हमको हमारा आंसर मिल गया, चाहे जो हो जाए, व्हाट एवर हैपेंस, कुछ भी हो जाए हम कल जाएंगे ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 साइनोनियम पूछ रहे हैं। किसका साइनोनियम है, लेबोरियस का। लेबोरियस का मतलब क्या हुआ, बहुत मेहनती। तो बहुत मेहनती और परिश्रमी, इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, तो लेबोरियस के लिए एक वर्ड तो यही यूज किया जाता है, हार्ड वर्किंग, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, आप लोगों भी जानते ही होंगे इसको, हार्ड वर्किंग हो गया। एक वर्ड हो गया गधे से बना हुआ, ऐस मैंने क्या होता है, गधा होता है, गधा मेहनती होता है ना। तो आप क्या करेंगे, एसिडुअस लिख लीजिए, एसिडुअस, गधा मेहनती होता है, एक ये साइनोनियम हो गया। एक इंडस्ट्रियस होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होती है, इंडस्ट्री में मेहनत की जाती है, तो इंडस्ट्रियस आदमी भी क्या होगा, मेहनती होगा, इंडस्ट्रियस हो गया। एक वर्ड इसी का हो सकता है, डिलीजेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब साइनोनिम है बच्चा, किसके, लेबोरियस के। और भी ढेर सारे वर्ड हैं यार, कितना लिखेंगे, मेरा पेज भर गया, आप इतना समझ लीजिए। तो इसमें से कोई मिल जाएगा, तो ये मिल गया आपका, एसिडुअस मिल गया। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया आपका साइनोनिम, एग्जैक्ट साइनोनिम हो गया। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब जो बहुत वेल रिफाइंड, बहुत अच्छे मैनर का नहीं होता। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, अपवित्र करना। ठीक है, प्रोफेन का मतलब ब्लास्फेमी जैसा वर्ड है ये, अपवित्र करना मतलब होता है पवित्र चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा ऊट पटांग बोलना, जैसे मतलब किसी पवित्र चीज़ को अपवित्र कर देना, उसी को कहते हैं प्रोफेन। पॉम्पस का मतलब क्या होता है, शोवी टाइप का होता है, जो किसी चीज़ को दिखावा, शो मतलब दिखावा होता है, शोवी मतलब दिखावटी हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा शानो शौकत या धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा हो, पॉम्पस हो जाता है। तो क्लियर हो गया, आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 से 25 तक की कहानी तो आपको पता ही होगी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, सीधे से आप कहेंगे कि रोज़ वही कहानी सुनाते हैं। आगे चलो, करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, कहानी नहीं सुनाएंगे। इन्होंने कहा कि कोका कोला इज़ टू बिकम, कोका कोला सुन के तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, मुंह बंद करके बैठना बच्चा, वरना मोबाइल गीला हो जाएगा। कोका कोला इज़ टू बिकम न्यू स्पॉन्सर ऑफ लंदन आई आफ्टर, लंदन आई एक वो होता है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो कोका कोला न्यू स्पॉन्सर बनने वाला है, किसका, लंदन आई का। आफ्टर डैश अ डील, तो डील को क्या की जाएगा भैया, डील को मतलब डील को एग्रीमेंट किया जाता है, साइन वाइन करते हैं डील को, तो यहाँ पे तो साइन आ जाएगा, आफ्टर लगा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा साइन करने के लिए, तो ये लग गया आपका सीधे सीधे आफ्टर साइनिंग अ डील। क्योंकि डील को असॉर्ट होता है, असॉर्ट होता है छांटना, तो छांटना तो यहाँ होगा नहीं, एनक्लोजिंग का कोई लेना देना नहीं है। क्लियरिंग अ डील, तो आफ्टर क्लियरिंग अ डील होगा या आफ्टर साइनिंग अ डील होगा, तो आफ्टर साइनिंग अ डील होगा, क्लियरिंग अ डील नहीं होता, क्लियर किया जाता है कर्जा वर्जा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा सुटेबल, क्लियर से ज़्यादा अच्छा वर्ड कौन है, साइनिंग है। आगे आ जाओ,
लिखा है एक डील साइन करेंगे टू रिप्लेस फ्रांस EDF एनर्जी। EDF एनर्जी पहले स्पॉन्सर करता था, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आ रही है कोका कोला। ठीक, आगे कह रहे हैं द कैपिटल्स जाइंट। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, राजधानी हो गया। द कैपिटल्स जाइंट फेरिस व्हील्स हैज़ बीन अ डैश यहाँ लिखा है डैश टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये किसी जगह का नाम हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एडजेक्टिव यूज करोगे। ये जो जगह है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तब से कैपिटल का जाइंट फेरिस व्हील है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। तो हैज़ बीन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन लिखा ही है, तो यहाँ बहुत अच्छा मेन ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए एडजेक्टिव टाइप का। आगे लिखा है कि व्हेन इट वाज डैश, यहाँ व्हेन इट वाज डैश एज द मिलेनियम व्हील। तो अब यहाँ पे कोई वर्ड लगाया जाएगा, इट वाज के बाद उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे नोन टाइप का एज द मिलेनियम व्हील। तो उस समय जब 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको इस नाम से जाना जाता था या इस नाम से लॉन्च किया गया था। आगे लिखा है इट वाज प्रीवियसली डैश बाय ब्रिटिश एयरवेज बिफोर बिकमिंग EDF एनर्जी लंदन आई इन 2011। इसके पहले वो ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा डैश किया जाता था, जब इसको EDF एनर्जी लंदन ने किया, अब वो टेक ओवर किया, उसके पहले ये ब्रिटिश एयरवेज के डैश में था। चलो आगे चलते हैं। तो कोका कोला विल टेक ओवर, कोका कोला अब इसको कौन ले रहा है, पहले किसके था, ब्रिटिश एयरवेज के अंडर में था, वो स्पॉन्सर करता था, फिर EDF एनर्जी लंदन आई ने उसको स्पॉन्सर करना शुरू किया, अब कोका कोला स्पॉन्सर करने जा रही है, तो कोका कोला उसको टेक ओवर कर रही है। आगे आ जाओ। तो कोका कोला इसको टेक ओवर करेगी इन जनवरी आफ्टर डैश अ 2-year डील, आफ्टर डैश, या फिर वही साइनिंग वाइनिंग वाली बात हो जाएगी। अ 2-year डील, 2 साल की डील होगी विद द व्हील्स ओनर, व्हील के ओनर से। तो व्हील का ओनर कौन है, मर्लिन एंटरटेनमेंट। ठीक है, फॉर एन एनक्लोज्ड सम। तो अनडिस्क्लोज्ड सम का मतलब क्या हुआ, अनडिस्क्लोज्ड सम का मतलब कितना पैसा इन लोगों ने इसके लिए दिया है, ये इन लोगों ने बताया नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ हम लोग भरते हैं। पहले के लिए तो साइनिंग लगा ही चुके हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर के फिलर के लिए हमें क्या यूज करना है, तो दूसरा नंबर का फिलर क्या होगा, तो ये बता रहे हैं एक टूरिस्ट प्लेस है, उसकी विशेषता आपको बताती हैं। तो कैसा, लीडिंग टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, ससेप्टेबल टूरिस्ट प्लेस क्यों होगा, संदेहास्पद, सपोर्टिव टूरिस्ट प्लेस नहीं, मैंडेटरी टूरिस्ट प्लेस कोई मैंडेटरी थोड़ा, तो लीडिंग टूरिस्ट प्लेस होता है, एक प्रमुख, इम्पोर्टेंट, लीडिंग का मतलब हो जाता है, तो वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। थर्ड नंबर पे आ जाओ, लगाते हैं, क्या लगाएंगे आप थर्ड नंबर पर जी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो जगह है ना, ये है लिखा है हैज़ बीन अ डैश, नहीं यहाँ है, तो इन्होंने कहा कि जब 2000 में लॉन्च किया गया था, तो इट वाज डैश एज मिलेनियम व्हील। तो इट वाज डैश, इसको जाना जाता था इस नाम से, तो इट वाज नोन एज होगा। इट वाज बेस्ड एज या इंस्क्राइब्ड एज या पब्लिश्ड एज थोड़े होगा, इट वाज नोन एज, इसको मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था, तो नोन एज लगेगा यहाँ पर। मैं पहले ही आपको बताया था, पैसेज पढ़ते समय ही सारा भरा जाता है, खाली हमें वर्ड ढूंढना रहता है किसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ कि इट वाज प्रीवियसली डैश बाय अ ब्रिटिश एयरवेज। तो पहले ये इसको ब्रिटिश एयरवे डैश करता था, तो ब्रिटिश एयरवे क्या करता था, कोका कोला क्या करने जा रही है बताओ, कोका कोला क्या करने जा रही है, इसको स्पॉन्सर करने जा रही है, तो वही ब्रिटिश एयरवेज भी किया करता था, कोका कोला उसको स्पॉन्सर करने जा रही थी, तो ब्रिटिश एयरवेज क्या करेगी, उसको स्पॉन्सर करेगी, और क्या करेगी, सेम काम लेने जा रही है ना। तो इट वाज प्रीवियसली डैश बाय ब्रिटिश एयरवेज, तो ये स्पॉन्सर्ड हम लगाएंगे, यही वर्ड एक बार ऊपर लगा हुआ है ना, तो हम फिर उसी को लगाएंगे ना स्पॉन्सर करने के संदर्भ में। रिफ्यूज और ऑथेंटिकेटेड और केप्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। ठीक, आ जाओ अब लास्ट वाले पे क्या होगा, आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो इन्होंने कहा कि कोका कोला विल टेक ओवर इन जनवरी, कोका कोला जनवरी में इसको टेक ओवर कर लेगी आफ्टर डैश अ 2-year डील। तो डील को क्या किया जाता है बताओ, डील को स्ट्राइक करते हो कि डिस्कवर करते हो कि फोर्ज करते हो कि हेज करते हो,
तो फोर्ज का मतलब ये तो फर्जीवाड़ा करना हो गया, ये होगा नहीं। आफ्टर डिस्कवरिंग अ डील होगा नहीं, हेजिंग अ डील होगा नहीं, स्ट्राइकिंग अ डील। डील को क्या किया जाता है? स्ट्राइक किया जाता है। डील साइन की जाएगी या डील स्ट्राइक किया जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका पहला वाला, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ डील। तो ये रहा हमारा आज का आफ्टरनून वाला पे। दिन कौन सा था आज? 12 जुलाई। अरे मतलब आज का दिन नहीं कि बस पूछ रहा हूँ भाई, आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसका पूछ रहे थे, ठीक है। 12 जुलाई 2022 का पेपर था, कौन सा वाला? आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है ये। तो 12 जुलाई का एक पेपर और बचा हुआ है, वो भी हम लोग निपटा लेते हैं कल। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे 13 जुलाई का करेंगे। तो इस तरह हम लोग एक एक करके एक एक दिन डेली एक सेट, डेली एक सेट। बहुत मुसीबत आ गई तो कोई बात नहीं कह सकते, ठीक है। तो कोई प्रॉमिस नहीं है, ट्राई है, मेरा एफर्ट रहेगा कि डेली आपको एक सेट मिलता रहे। और बाद में आप लोगों को सारे पेपर्स का कलेक्शन एक जगह कलेक्ट करके सारे पेपर्स दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, उसको पूरा कर डालिएगा, ठीक है। और डिस्कशन एक जगह रहेगा, जब भी मर्जी हो देखिएगा। और अभी आप लोगों को वोकैब वगैरह में भी हम थोड़ी सी हेल्प करने जा रहे हैं। यहाँ जो वोकैब मिल रही हैं उन्हीं को कलेक्ट करके एक जगह दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपने कमेंट में देखते रहिए। देखो, अगर आप लोगों ने कमेंट ना किया होता तो हम ये डेली वाला प्लान नहीं रखे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर डेली डालिए, तो वो सोच लीजिए उन्हीं के कहने पर मैं ये डेली शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बच्चे अब खुश होंगे। तो हमें कमेंट करके फिर बताइए आप अपनी प्रतिक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।